हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 और ये हमारी क्लास 6 हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर होगा। इससे पहले हम 1 to 11 चैप्टर्स क्लास 6 के पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड पे जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके ये सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसके अलावा आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में सिविक्स की, ज्योग्राफी की और साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो भी जाकर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा कि ताकि जो भी नोटिफिकेशन है जब आए तो आपको सबसे पहले पहुंचे। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज एडू अबॉर्ड को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग पेंटिंग्स। ठीक है, ये देखिएगा, बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। क्या नाम है? बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। अब उसके बारे में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक इमेज दिख रही होगी। ये वाली जो इमेज है ये एक आयरन पिलर है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज लोकेटेड एट मेहरौली दिल्ली। ये मेहरौली दिल्ली में जो है एक जगह है, मेहरौली दिल्ली में, वहां पे लोकेटेड है। ये एक इंडियन क्राफ्टमैन जो है, क्राफ्ट पर्सन है, उनका एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। ये 7.2 मीटर हाई है, मतलब कि ये आयरन से बना हुआ है, यानी लोहे से बना है, और इसका जो हाइट है 7.2 मीटर है। इसका वेट लगभग 3 टन से भी ज्यादा है, लगभग 3 टन से ज्यादा है। इसका लगभग हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, जो इस पे इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्रिप्शन इस पे, उससे पता लगता है हमें कि ये लगभग आज से 1500 साल पहले बना हुआ है। इस पे एक रूलर का नाम लिखा गया है, चंद्र। तो हम लगभग जनरली मानते हैं वो जो चंद्र है वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे। इसमें पूरी इस इस मेहरौली वाले पिलर में एक इंपॉर्टेंट बात और बहुत खूबियत वाली बात यह है कि ये तब से लेके आज तक भी रस्ट फ्री है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप सोचिएगा ये कितनी अच्छी क्वालिटी के उससे बना होगा, या इसमें क्या क्या मिक्स किया गया होगा, किस तरीके से बनाया गया होगा कि आज तक भी ये रस्ट फ्री है। उसके बाद हम आ जाते हैं द हड़प्पन न्यू द आर्ट ऑफ मेटलर्ज। ठीक है, मेटलर्ज की जो हड़प्पन जो थे वो आर्ट को जाने। उन्होंने ब्राउन्स बनाया, कॉपर और टीन को मिक्स करके क्या बनाया? ब्रॉन्ज बनाया। उसके बाद लेटर थोड़ा सा उसके लगभग हड़प्पन से सभ्यता के बाद की बात है, वहां पे इंडिया में मतलब कि हाईली प्रोड्यूस, मतलब एक बहुत एडवांस टाइप का प्रोड्यूस हुआ, आयरन प्रोड्यूस होने लगे, जिनका नाम था फॉर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन और कास्ट आयरन। याद रखिएगा ये चीजें। अब हम आ जाते हैं बात पे कि बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन, स्तूपाज एंड टेम्पल। थोड़ा सा हम बात करते हैं स्तूपा के बारे में। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंड। स्तूपा मतलब माउंड, यानी कि टीला। टीला, माउंड का मतलब होता है टीला। अब उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये राउंड हो सकता है, टॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। एक इसमें एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं रेलिक कास्केट बोलते हैं। रेलिक कास्केट क्या होता है कि स्तूपा के सेंटर में एक स्मॉल बॉक्स होता है। इसी बॉक्स में बुद्धा के, यानी गौतम बुद्ध के अवशेष होंगे, दांत के, हड्डियों के, या उनकी राख होगी, या उनके फॉलोअर्स वगैरह जो हैं उनके द्वारा दिया गया प्रीशियस स्टोन या कॉइंस वगैरह है, उसको इस बॉक्स में बंद करके रख दिया गया है सेंटर में स्तूपा के। इसको ही, इसी बॉक्स को रेलिक कास्केट बोला करते हैं। दिस कास्केट वॉज कवर्ड विद सॉइल। उसके बाद ये जो कास्केट है उसको सॉइल से कवर कर दिया गया है। लेटर ऑफ द मड एंड ब्रिक वर एडेड ऑन द टॉप। पर याद रखिएगा स्टार्टिंग में इस रेलिक कास्केट में अवशेष रखे गया करते थे, सेंटर में रख देते थे और उसके ऊपर सीधा मिट्टी डाल दिया करते थे। जैसे जैसे समय बीता उसके बाद इसमें मड ब्रिक्स आई और बेक्ड ब्रिक्स आई और टॉप जो था उस पे एडिट होने लगे। उसके बाद डोम टाइम स्ट्रक्चर बनने लग गए, उसको कवर होने लगे। फिर उसके बाद स्टोन जो थे वो कार्व्ड होने लगे, उस पर नकाशी वगैरह होने लगी। इसके स्तूपा के चारों तरफ एक पाथ है जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक, और वो रेलिंग से सराउंडेड है, उसके जो रेलिंग लगी हुई है उस पे, और इस पे पाथ पे एंटर होने के लिए गेटवे है, एक यानी गेट है। उसमें बोथ रेलिंग और गेटवे जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है स्कल्पचर से। उसके बाद हम आ जाते हैं डेवोटी वॉक अराउंड द स्तूपा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन।
जब कोई भी इसमें भक्त जो जाते हैं वो इस स्तूपा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जिसमें आपकी क्लॉक यानी कि घड़ी जो है, एनालॉग जो वॉच है, वो जिस तरीके से घूमते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लोग घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा बात करते हैं ग्रेट सांची स्तूपा। ग्रेट सांची जो स्तूपा है उसके बारे में बात करते हैं। आप बीच में ये वाली जो इमेज देख रहे होंगे, मैं इसको और पर्पल से करता हूं कोशिश, ये थोड़ा सा जो बड़ा सा ये वाला जो इमेज है, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा करता हूं। ये वाला जो इमेज आप देख रहे होंगे, ये वाला इमेज जो है ये आपका सांची स्तूपा का इमेज है। उसके बाद ये सांची स्तूपा में जो स्कल्पचर्स वगैरह हुए हैं सांची स्तूपा में, ये उसका इमेज है। अब सांची स्तूपा की बात करते हैं। सांची स्तूपा जो है वो एक सांची जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है। ये बिल्ड आज से लगभग कई साल पहले बिल्ट हुआ है। ये द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेटेड द अशोक ऑफ अशोका। जो ब्रिक माउंट जो हैं ये लगभग अशोका के टाइम के हैं। द रेलिंग एंड गेटवे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर। अब याद रखेगा कि रेलिंग और जो गेटवे है वो बाद के रूलर, जो अशोका के बाद के रूलर वगैरह आए हैं उनके द्वारा बनाया गया हुआ है। एट अमरावती, अगर आप अमरावती आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आपको वहां पे एक मैग्निफिसेंट स्तूपा दिखेगा जो आज भी जीवित है, एग्जिस्टेड है मतलब। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग ऑफ डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। और जो इस पे स्टोन्स पे कार्विंग और डेकोरेटिंग जो स्टार्ट हुई है स्तूपा पे, वो लगभग आज से 2000 साल पहले ही स्टार्ट हुई है। द स्टोरी ऑफ मंकी किंग इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम ए स्तूपा एट बहरौत इन सेंट्रल एरिया। देखिएगा एक स्टोरी हमको मिली है मंकी किंग की, जो पीस ऑफ स्कल्पचर है हमें वो कहां से मिला है, स्तूपा बहरौत, जो स्तूपा है बहरौत वहां से हमें मिलता है। ये बहरौत सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। अब हम बात आ जाते हैं कि बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स कैसे बिल्ड हुआ करते थे। देखिए द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो हमारा अर्लीस्ट जो टेम्पल है वो गुप्ता पीरियड के दौरान ही बने हैं। और ये लगभग जो हमारे टेम्पल्स बने हैं वो विष्णु भगवान, शिव भगवान और दुर्गा माता से एसोसिएटेड है, मतलब कि उनकी पूजा उसमें हुआ करती है। स्ट्रक्चर कैसा है, टेंपल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब ये हम देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है गर्भगृह। गर्भगृह किसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंपल का। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये गर्भगृह टेंपल का इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चीफ डेटी हैं, मतलब कि जो भगवान हैं, जैसे कि भगवान शिव होंगे या फिर विष्णु भगवान होंगे, वो उस जगह पे विराजमान है, यानी उस जगह पे वो प्लेस्ड है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लेस माना जाता है गर्भगृह। गर्भगृह में के पास ही ये वही प्लेस है गर्भगृह जहां पे पंडित लोग जो रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करते हैं और जो डेवोटी जाते हैं वो वहां पे अपनी प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल के आपको बताता हूं, अभी हाल ही फिलहाल में राम मंदिर का जो है वो राम जी की मूर्ति स्थापित हुई है, राम मंदिर जो बना है उसमें आप देखेंगे जो राम जी की मूर्ति है वो जिस जगह पे वो मूर्ति स्थापित है उसको ही गर्भगृह बोलेंगे। वो क्योंकि वहां पे राम जी का जो इमेज है वो वहां पे प्लेस है, इसीलिए वो गर्भगृह बोला जाएगा। और उसी जगह पे पंडित लोग जो हैं, पुरोहित जो लोग, पंडित वगैरह लोग जो हैं वो वहां पे पूजा करते हैं। आप वगैरह भी जाएंगे तो आप वहां पे वहां तक जाएंगे और वहां पे आप अपनी पूजा अर्चना करके घर पे वापस आएंगे। उसके बाद है शिखर। शिखर की बात करते हैं। इट वॉज अ टॉल बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह। ये सिर्फ और सीधा सीधा गर्भगृह जो है उसके ऊपर ही ये बना हुआ होता है शिखर। इट वॉज बिल्ड मार्क टू गर्भगृह एज अ सैक्रेड प्लेस। और ये जचाता है कि जो हमारा गर्भगृह है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान है। और शिखर का एक ये भी मतलब होता है कि दूर से ही पहचाना जा सके कि ये मंदिर है वो थोड़ा सा इतना ऊपर की तरीके से बनाया जाता है कि ताकि वो जितना भी दूर से क्या है कि वो मंदिर की एक चोटी टाइप से दिखाई दे जाए कि लोगों को पता लग जाए कि इस जगह पे मंदिर है। उसके बाद आ जाते हैं मंडप में। मंडप किसको बोलते हैं, मंडप एक असेंबली हॉल है जहां पे लोग जो है वो मिला करते हैं, असेंबल हुआ करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा फाइन स्टोन स्ट्रक्चर के टेंपल देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा महाबलीपुरम और ऐहोल। ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ऐहोल जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड है। आपको वहां जाना पड़ेगा तो आपको वहां पे बहुत ही अच्छे से दिख जाएगा स्टोन टेंपल के स्ट्रक्चर्स। अब हम बात आ जाते हैं
सम ऑफ फेमस अर्लीस्ट टेम्पल, देखिएगा भीतर गांव जो है एक टेम्पल उत्तर प्रदेश में है। ये लगभग 800-1500 साल पहले बना था। ये बेक्ड ब्रिक यानी कि पकी हुई ब्रिक से बना है और स्टोन से बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक टेम्पल महाबलीपुरम जो है एक मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल है तमिलनाडु में स्थित है, महाबलीपुरम। दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज स्टोन, सिंगल पीस ऑफ स्टोन। और सबसे बड़ी इसकी खूबियत क्या है कि ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना है, यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान देखी गई या फिर स्टोन का बहुत बड़ा टुकड़ा लिया गया, उसको कट करते करते उसी पत्थर से पूरा मंदिर बनाया गया है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है कि स्टोन को कट करते थे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की, याद रखिएगा। उसके बाद है एक ये दुर्ग टेम्पल आपका एहोल में। एहोल जो है कर्नाटका में, लगभग 800-1400 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद आते हैं हाउ वर स्तूपा एंड टेम्पल बिल्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्तूपा और टेम्पल कैसे बिल्ड हुआ करते थे। देखिएगा, सबसे पहले तो एक प्रॉपर प्लेस जो हुआ करता था उसको चूज किया करते थे बिल्डिंग या स्तूपा की या टेम्पल के बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर उसके बाद गुड क्वालिटी के स्टोन को यूज किया करते थे, ढूंढा करते थे गुड क्वालिटी के स्टोन को, फिर उसको क्वेरिड किया करते थे, फिर ट्रांसपोर्ट किया करते थे, जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन होनी है वहां पे आया करते थे। द रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर। फिर उसके बाद ये जो ब्लॉक्स आया करते थे इनसे इनको शेप्स दिया करते थे, फिर पिलर बनाया करते थे, वॉल्स के पैनल बनाया करते थे, फ्लोर या सीलिंग वगैरह बनाया करते थे। Then these were placed at the right place of position। फिर जब ये सब बन जाते थे फिर उसको उस जगह प्लेस किया जाता था जिस जगह इनकी जगह है, जो कि स्थापित जगह है, वहां पे इनको रख दिया जाया करता था। अब हम कुछ बात करते हैं रॉक कट केव्स के बारे में। आर्टिफिशियल केव वर कार्व्ड आउट ऑफ रॉक। देखिए, आर्टिफिशियल केव इसलिए क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाई गई केव है, इसलिए आर्टिफिशियल केव है। नेचुरल केव वो है जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई केव होती है, उसको ही नेचुरल केव कहते हैं। Some of these were elaborately decorated with sculpture and painting। इनमें से बहुत सारी जो आपको डेकोरेशन मिलेगी, बहुत ही अच्छा स्कल्पचर और पेंट वगैरह से वॉल्स पे जो है वो पेंट वगैरह मिलेंगे आपको। जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, एक जैन मोनेस्ट्री उड़ीसा है, वहां पे एक 2 स्टोरी रॉक कट बिल्डिंग है जहां पे मोंक जो थे, आपका भिक्षु जो लोग हुआ करते थे, वो मेडिटेशन और वहां रहा करते थे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखिएगा कि सब कुछ तो हो गया, मनी स्पेंड कौन करता था, मतलब कि मनी कौन लगाया करता था बिल्डिंग स्तूपा को और टेम्पल्स को बिल्डिंग मतलब बनाने के लिए। देखिए, जनरली माना जाता है कि किंग्स और क्वीन जो है वही स्पेंड करते थे मनी बिल्डिंग्स के, क्राफ्टमैन को वही पे किया करते थे। उसके बाद द गिफ्ट ब्रॉट बाय द डेवोटी वर यूज्ड टू डेकोरेट द बिल्डिंग। और जो डेवोटी गिफ्ट लाया करते थे उसी को लगभग बिल्डिंग को डेकोरेट करने में यूज किया करते थे। मर्चेंट, फार्मर, गारलैंडर मेकर, परफ्यूमर, स्मिथ एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन हुज नेम वर फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर, रेलिंग एंड वॉल आल्सो पेड फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए मर्चेंट जो थे, व्यापारी, फार्मर, कृषक वगैरह जो थे, स्मिथ वगैरह जो थे, मतलब कि लोहार हो गए या फिर किसी भी चीज को बनाने के लिए वो जो थे, हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, बहुत सारे हजारों की तादाद में मैन और वुमेन जो थे वो सब भी इनको बनाने के लिए पे किया करते थे, डेकोरेशन के लिए पे किया करते थे। इट इज मेंशन्ड दैट वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ सांची वाज बिल्ड बाय एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर। देखिएगा, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है कि सांची में जो स्तूपा है उसका जो गेटवे है, मतलब जो गेट है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर। आइवरी मतलब जो हाथी दांत के कारीगर जो होते हैं वो उनके द्वारा बनाया गया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पेंटिंग्स के बारे में। देखिए, अजंता केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अजंता जो केव्स है वो कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ पेंटिंग, और हमको वहीं से एविडेंस ऑफ पेंटिंग के एविडेंस हमको वहीं से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केव वर मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, और इनमें से बहुत सारी जो केव्स है वो मोनेस्ट्री यानी मठ जो थे वो हुआ करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो इसमें ही रहा करते थे और मोनेस्ट्री जो है वो मठ को बोला करते हैं। सम ऑफ दीज वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, और इनमें से कुछ जो ये केव्स वगैरह थी वो पेंटिंग से डेकोरेटेड होती थी। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्च एज दीज आर डार्क इनसाइड। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो पेंटिंग है वो लगभग टॉर्च की लाइट में बनी गई हैं। द कलर वर मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल्स, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें जो कलर्स हुए हैं, यूज हुए हैं, वो प्लांट से और मिनरल से बना करते थे। इनके जो बनाने वाले आर्टिशियंस हैं वो अननोन है, उनका बारे में हमें नहीं पता है कि वो किसके द्वारा बनाया गया है और किसके द्वारा नहीं बनाया गया है। अब हम आ जाते हैं उसके बाद जो है हमारा अगला ये टॉपिक, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट एपिक वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक एक काव्य होते हैं, उनको
इसी पीरियड के दौरान लिखा है। देखिएगा एपिक क्या है, एक ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है, लंबा कॉम्पोजिशन होता है जिसमें कि हीरोइक मैन और वुमेन जो है हीरोइक वगैरह होते हैं, उसमें स्टोरीज होती है, गॉड्स के बारे में भी स्टोरीज होती है। उसके बाद है सम ऑफ द वर्क ऑफ दिस पीरियड आर, इस समय के सबसे अच्छे वर्क जो हैं वो कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला है शिल्पदिकरम, ठीक है, मन्नीमेकलाई, उसके बाद है कालिदास, वर्क ऑफ कालिदास, उसके बाद पुराण, और फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ महाभारत एंड रामायण। उसके बाद है आर्यभट्टम, सुश्रुत समित एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहला जो हमारा एपिक है, वर्क है, उसका नाम है शिल्पदिक्रम। उसका नाम है शिल्पदिक्रम। शिल्पदिक्रम जो है एक तमिल एपिक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? इलांगो के द्वारा लिखी गई है। उसको 1800 साल पहले लिखा गया है। ये स्टोरी किसकी है? एक मर्चेंट की है जिसका नाम है कोवलन, जो कहां रहता था? पूहर में रहता था। वो एक कोटाशन जो है उसके प्यार में पड़ गया जिसका नाम था माधवी। वो और उसकी वाइफ, सॉरी, और नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ, और जो इनकी वाइफ थी कोवलन की, उनका नाम था कर्णगी। ये कर्णगी और कोवलन जो थे उन्होंने पुअर छोड़ दिया। पुअर छोड़ने के बाद वो मदुराई गए। जब वो मदुराई गए तो कोवलम पे एक की फेक केस का इल्जाम लगा दिया एक कोर्ट ज्वेलर ने, पांड्या किंग के जो कोर्ट ज्वेलर थे उन्होंने, कि इन्होंने कुछ चीज चोरी की है। जब उनको ये पता लगा पांड्या किंग को कि इन्होंने चोरी की है, ये गलत झूठा इल्जाम लगाया था उस पे, तो उन्होंने कोवलन को डेथ दे दिया, मतलब सूली पर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद कर्णगी जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा एंग्री थी, बहुत ही ज्यादा वो आग बबूला हुई, और उन्होंने पूरी मदुराई जो वो है आपका, जो पूरी की पूरी मदुराई जो सिटी है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम पढ़ते हैं मणिमकलाई इज अनदर तमिल एपिक पोयम रिटन बाय सत्यनार। ये एक तमिल एपिक पोयम है, याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यनार के द्वारा लिखी गई, लगभग 800-1400 साल पहले के वहां पे लिखी गई है। इट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। अब याद रखिएगा कि ये किसकी स्टोरी है? ये कोवलन और माधवी की बेटी की स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेघदूत। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स में। इट इज द बेस्ट नोन पोयम ऑफ कालिदास। ये किसके द्वारा रचित पोयम है? ये कालिदास के द्वारा रचित पोयम है मेघदूत। इन दिस पोयम आ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर। इस पोयम में मॉनसून जो क्लाउड है उसको एक इमेजिन ऐसे किया गया है मैसेंजर के रूप में, बिटवीन लवर हु आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, उन लवरों में जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं पुराण के बारे में। पुराण जो है उसका मतलब होता है ओल्ड। पुराण कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड एंड गॉडेस लाइक विष्णु, शिवा एंड दुर्गा। देखिएगा पुराण में स्टोरी जो है वो कंटेन हुई है, उसमें स्टोरीज वगैरह हैं जिस कोई गॉड एंड गॉडेस, मतलब जैसे कि विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा माता, पार्वती देवी, इन सब के बारे में आपको वहां पे स्टोरीज मिलेंगी। पुराण में यह भी बताया गया है कि हम आपको वर्शिप कैसे करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमको यह भी बताया गया है पुराण में कि ये वर्ल्ड जो है वो किस तरीके से बना था और किंग किस तरीके से होते हैं। ये सिंपल रिटन संस्कृत भाषा वर्ष में लिखा है, तो इसको कोई भी सुन सकता है, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो। ये वेदास की तरह नहीं है। दे वर रिसाइटेड इन द टेम्पल बाय द प्रीस्ट। और इसका जो पाठ है ये पंडितों के द्वारा करवाया जाता है मंदिरों में। रिसाइटेड का मतलब होता है पाठ। अब हम ऊपर अगले पे आ जाते हैं, फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ महाभारत एंड रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रामायण और महाभारत के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये आज से लगभग 1500 साल पहले लिखी गई हैं, और ये दोनों की दोनों ही जो एपिक है ये संस्कृत में लिखी गई हैं। अब महाभारत के बारे में आते हैं। महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। महाभारत में कौरव और पांडव्स के बीच में युद्ध जो है उसके बारे में बताया गया है। कौरव और पांडव जो कौन थे? वो आपस में कजन थे। ये फाइट किस वजह से हुई थी? क्योंकि वो ये चाहते थे दोनों के दोनों कि हम अपना कंट्रोल किस पे गेन कर लें, हस्तिनापुर की गद्दी, सॉरी कुरु जो थ्रोन है, कुरु के जो थ्रोन है उस पे, मतलब गद्दी पे हम अपना कंट्रोल कर लें, और उनका जो कैपिटल है हस्तिनापुर, और उस पे भी हम कैपिटल कर लें। द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। भगवद गीता जो है वो महाभारत का ही एक पार्ट है।
बोथ महाभारत एंड रामायण एंड सॉरी बोथ महाभारत एंड पुराण आर सपोज टू बी कंपाइल्ड बाय व्यास। याद रखिएगा महाभारत और पुराण किसके द्वारा माना जाता है कि कंपाइल्ड किया गया है? व्यास के द्वारा कंपाइल्ड किया गया है। अब आ जाते हैं रामायण पे। रामायण अबाउट अ रामा अ प्रिंस ऑफ कौशला। कौशला एक राज्य था, वहां के राम जो थे वो किंग थे रामा। वेंट एक्साइल इनटू हु वेंट इनटू एक्साइल अलोंग विथ हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण। वो अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ राज्य से निकाल दिए गए। द किंग ऑफ लंका रावण abducted सीता एंड रामा हैड टू फाइट विथ हिम टू गेट बैक सीता। उसके बाद हमने देखा रामायण में, आपने जैसे देखा होगा कि रावण सीता जी को चुरा कर लेके चले जाता है। उसके बाद राम जी खोजते हुए जाते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको मार गिराते हैं। मार गिराने के बाद सीता जी को वापस अपने ही राज्य में लेके आते हैं। ये बैटल जीत जाते हैं राम जी। फिर वो अयोध्या आते हैं। अयोध्या कोशला जो है राज्य, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है और ये संस्कृत में लिखी गई है। रामायण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। अब उसके बाद आते हैं जताका स्टोरी एंड पंचतंत्र। These are collection of stories, poems, songs, play, etc. composed by ordinary people। देखिए जो जताकाज और पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये किसी एक ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, कोई ऑर्डिनरी मैन जो भी हुआ करते थे उनके द्वारा लिखा गया है। सम स्टोरी ऑफ द जताका वर ऑफन शो ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूपा एंड द पेंटिंग प्लेस सच एज अजंता। अब बात आते हैं बुक ऑन साइंस की बुक्स पे। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है इंडिया के। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टयम। उनका ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, आर्यभट्ट कौन है? एस्ट्रोनॉमर है, एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक बुक लिखी आर्यभट्टम जो संस्कृत में लिखी गई है। लेयर यही ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने ये बताया था कि जो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है वो अर्थ के अपने ही एक्सिस पे घूमने के कारण होता है। और इन्होंने ये भी बताया एक्लिप्सेस जो है, एक्सप्लेनेशन जो है उसका भी इन्होंने, और इन्होंने कैलकुलेट किया सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो कैलकुलेट किया था, जो आज के समय में भी बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जो हैं, ये भी एक अदर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज वगैरह की हैं। उसके बाद आते हैं सिंबल ऑफ जीरो। मैथमेटिशियन इन इंडिया इन्वेंटेड अ सिंबल ऑफ जीरो। सिंबल ऑफ जीरो कहां पे इन्वेंट हुआ? इंडिया में इन्वेंट हुआ। उसके बाद ये अरब्स ने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट के बाद उसके बाद ये स्प्रेड यूरोप में हुआ। इससे पहले यूरोपियन जो थे वो काउंटिंग सिस्टम में जीरो का यूज नहीं किया करते थे। अब बात आ जाते हैं बुक्स ऑन आयुर्वेदा पे। आयुर्वेदा इज द बेस्ट नोन हेल्थ साइंस दैट डेवलप इन द एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेदा को हम एक बेस्ट नोन हेल्थ साइंस के रूप में जानते हैं जो एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हुआ है। इसके दो बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हैं आयुर्वेदा के जो हुए हैं। एक है चरक जिनका कार्यकाल है 1 सेंचुरी से लेके दूसरी सेंचुरी सीई कॉमन एरा, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी सी से 2 सेंचुरी सी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद आते हैं सुश्रुत जो 4th सेंचुरी बीसीई से सीई कॉमन एरा से में है। उसके बाद चरक जो संहिता है वो किस पे? मेडिसिन पे आधारित है। और सुश्रुत संहिता जो है वो किस पे? सर्जिकल प्रोसीड्यूर जो है उस पे आधारित है। अब हम आ जाते हैं समवेयर एल्स में। पेपर जो है वो चाइना में इन्वेंट हुआ। लगभग आज से 1900 साल पहले पेपर का जो इन्वेंशन है वो चाइना में हुआ। वो एक व्यक्ति है चाइलून, उनके द्वारा किया गया है। सबसे पहले हैंडमेड पेपर बनाने में कैसा यूज होता था? देखिएगा प्लांट के जो फाइबर को होते थे बीट करते थे। क्लॉथ हो गया, फिर चाहे रोप हो गया, ट्री की छाल होगी, उन सबको बीट करते थे। फिर उनको सोक करने के लिए एक वाटर में रख दिया जाता था। फिर वो पल्प निकलता था, पल्प को वो एक जगह ऊपर कर दिया करते थे। फिर उसके बाद उसे प्रेस किया करते थे, सारा पानी निकाल दिया करते थे। जब वो पल्प सूख जाता था तो वो पेपर के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। आज भी सेम प्रोसेस यूज होता है हैंडमेड पेपर बनाने में। ये टेक्निक बहुत समय तक चाइनी वालों ने अपने पास रखी। जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले सिल्क जो था चाइना ने बहुत पहले ही डेवलप किया और कई सेंचुरी तक उन्होंने अपने से छुपा के रखा। तो सेम एज इट इज ही पेपर जब इन्वेंट हुआ चाइना में पहले हुआ, उसको उन्होंने छुपा के रखा। सबसे पहले ये जो आपका आज से 1800 साल पहले ये पेपर जो है बगदाद रीच हुआ, वहां पहुंचा। फिर उसके बाद यूरोप में पहुंचा, अफ्रीका
में पहुंचा, और देखने वाली बात है कि एशिया में उसके बाद पहुंचा। कोरिया में लगभग 800-1400 साल पहले पेपर पहुंचा, और उसके बाद जापान में, कोरिया के बाद भी जापान में पहुंचा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अभी हम हर बार की तरह जैसे ब्रेन बूस्टर हम डालते हैं, तो इसमें भी ब्रेन बूस्टर की तरफ हम चलते हैं। पहले आप हमारी इस पूरी वीडियोस को देखिएगा अच्छे से, फिर आप ब्रेन बूस्टर पे आए, उसके क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर अपने आप दीजिएगा। आपको आंसर जो है वो लास्ट में मिल जाएंगे, फिर अपने आंसर और वो आंसर मैच करिएगा कि आप कितने सही हैं, इस हिसाब से पढ़िएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन बूस्टर में। देखिएगा पहला है गर्भगृह जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदू टेंपल्स में। उस गर्भगृह किसको कहते हैं? पहला गर्भगृह वो प्लेस है जहां पे पीपल असेंबल्ड होते हैं, या फिर दूसरा ऐसा प्लेस जहां पे रिलीजियस रिचुअल्स जो है वहां पे वो परफॉर्म नहीं होते हैं, या वो केव या गर्भगृह केव को कहते हैं जो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, पेंटेड है स्कल्पचर के द्वारा, या फिर वो प्लेस जहां पे चीफ डेटी जो है वो प्लेस है वहां पे विराजमान है, जो चीफ देवी देवता वगैरह हैं जो विराजमान है वो। सेकंड है सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेंपल हैज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, दिस इज नो ओपिनियन। आज से अर्लीस्ट जो हिंदू टेंपल है उसमें एक हॉल हुआ करता था जहां पे लोग मिला करते थे, उसको क्या बोला करते थे? ए शिखरा, बी गर्भगृह, सी प्रदक्षिणा और डी मंडपा, प्रदक्षिणा पथ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, द कलर यूज इन द अजंता केव पेंटिंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अजंता केव पेंटिंग में जो कलर यूज है वो कहां से आपको मिलते हैं, उन्हें मिला करते थे? ए प्लांट एंड एनिमल, बी स्लेट, सी रिमेन ऑफ एनिमल ऑर्गन, डी ग्रेफाइट। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आयरन, द फेमस आयरन पिलर इज लोकेटेड, फेमस जो आयरन पिलर है वो कहां पे लोकेटेड है? ए सांची में, बी दिल्ली में, सी उज्जैन में, डी है होल में। फिफ्थ है क्वेश्चन आपका, द स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा वर नोन है, जो स्मॉल बॉक्स है जो स्तूपा के सेंटर में प्लेस है उसको क्या बोलते हैं? ए स्मॉल बॉक्स, बी गर्भगृह, सी मंडपा, या डी रैलिक कैस्केड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज लोकेटेड इन द स्टेट, ग्रेट स्तूपा जो सांची का है वो कहां पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, या डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस एंशिएंट टेंपल ऑफ भितरगांव इज लोकेटेड, भितरगांव का जो फेमस एंशिएंट टेंपल है वो कहां पे लोकेटेड है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, महाबलीपुरम और ऐहोल जो है वो किस लिए फेमस है? ब्रिक टेंपल के, बी स्टोन टेंपल के लिए, सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के लिए, या डी कमर्शियल सेंटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ द वर्क पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ सांची, इनमें से कौन सा एक एसोसिएशन है, वर्कर्स का एसोसिएशन है जिसने आपका गेटवे, सांची का गेटवे बनाने में पैसे दिए हैं, पेड किया है? ए स्मिथ, बी वीवर्स, सी सिल्क वीवर्स, या डी फिर आइवरी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। द ऑथर ऑफ द शिल्प अधिक्रम का कौन ऑथर है? ए सत्यनार, बी इलांगो, फिर सी कालिदास, डी चरक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द कैपिटल ऑफ कोशाला, कोशाला की कैपिटल क्या हुआ करती थी? ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी अयोध्या, डी मिथिला। क्वेश्चन नंबर 12, पेपर वॉज इन्वेंटेड, पेपर कहां इन्वेंट हुआ? चाइना में, कोरिया में, सी जापान, या डी आयरन में। आपको ये आंसर मिल जाएंगे, आशा करता हूं ये आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर आप अपने से दें और देखिएगा कितने सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं डेट्स रिकॉल की तरफ। करेक्ट मैच स्तूपा, स्तूपा क्या है? देखिएगा स्तूपा माउंड है, बिल्कुल। शिखारा जो है टावर। मंडपा किसको कहते हैं? मंडपा एक प्लेस है जहां पे लोग असेंबल्ड होते हैं। गर्भगृह किसके होते हैं? जहां पे चीफ डेटी जो है उनका इमेज जो है वो पर्टिकुलर प्लेस्ड हो। प्रदक्षिणा पथ किसको कहते हैं? एक सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूपा के हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। ए है आर्यभट्ट डैश वॉज ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इसमें आर्यभट्ट। बी स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेज इज फाउंड इन पुराण्स, पुराण्स जो हैं। उसके बाद है वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत, वाल्मीकि जी जो हैं। डैश एंड डैश आर 2 तमिल एपिक, शिल्पकदिकर एंड मणिकलाई। उसके बाद आ जाते हैं 3 पे। The chapter which mention about metal working are in the earliest cities. What books and burial tell us and vital villages, thriving towns in the earliest cities? Copper, bronze, gold and silver have been mentioned. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज किस लिए यूज होते थे? टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, वेसल के लिए। गोल्ड और सिल्वर क्या थे? एक ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए, यानी कि भंडार वगैरह बनाने के लिए, पतीले वगैरह बनाने के लिए यूज हुआ करते थे। आयरन एक्सेस ड्रैगर एंड हॉर्स इक्विपमेंट एंड कॉपर बैंगल्स आर मेंशन इन द चैप्टर व्हाट बुक एंड ब्यूरियल टेल अस। आपको आयरन एक्स, डैगर, हॉर्स इक्विपमेंट्स और कॉपर बैंगल्स जो है आपको मेंशन मिलेंगे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस चैप्टर जो है उसमें। आयरन प्लग शेयर, सिकल, टंग एंड एक्सल आर मेंशन इन द चैप्टर वाइटल विलेज एंड टाउन। और आपको सिकल, प्लग शेयर एंड टंग्स वगैरह का एक जो मेंशन है वो चैप्टर है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स में। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम टाइम लाइन की तरफ। क्विकली अप्रोक्सीमेटली डेट हैव बीन बिगिन टू रफ आइडिया फॉर व्हेन इन टू जनरली लेटर सी डॉट जो है, सी डॉट जो है वो स्टैंड किस पे करते हैं? लैटिन वर्ड है सिरसा, मीनिंग है अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग।
in this book date have been mentioned use term BCE or CE. In case of Paleolithic period डेट में बी मेंशन इन टर्म ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। देखिएगा आपको पैलोलिथिक एज के बारे में जब भी हम जाएंगे तो आपको YMA यानी मिलियंस ईयर्स अगो में लिखा डेट दिखाई देगा। डेट वाइज इंपॉर्टेंट इवेंट इन दिस बुक, इस बुक में हमने जो 6th की बुक्स में पढ़ा है पूरा का पूरा उसमें इंपॉर्टेंट है। देखिएगा फार्मिंग और हर्डिंग मेहरगढ़ में स्टार्ट हुई कब, 6,000 साल पहले। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है फ्लर हुई कब से कब तक, 2700 से लेके 1920 CE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। कंपोजिशन, ऋग्वेद का कंपोजिशन कब हुआ, लगभग 1500 साल से 1000 साल BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदास सिटीज न्यू आइडियाज एसोसिएटेड विद उपनिषद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। दिखेगा कि महाजनपदास के बाद में और एक नया उपनिषद जैनिज्म बुद्धिज्म के जो आइडियाज हैं वो कब हुए, मतलब सिरसा मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 500 BC यानी 500 बिफोर क्राइस्ट एरा। उसके बाद अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट में इन्वेडर किया 320 BCE को। चंद्रगुप्त मौर्य कब किंग बने, 321 BCE में। रूलर ऑफ अशोका का रूल है 272 से 268 BCE और 231 BCE। कॉम्पोजिशन ऑफ संगम टैक्स का कम कॉम्पोजिशन है 300 BCE से 300 BCE से 300 CE कॉमन एरा, यानी कि अब हम कॉमन एरा में आ चुके हैं बिफोर कॉमन एरा से। कनिष्क का रेन कब है, 778 से 100 कॉमन एरा में। उसके बाद है गुप्ता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 320 CE यानी कॉमन एरा में। उसके बाद कंपिलेशन ऑफ जैन टैक्स काउंसिल एट वल्लभी में जो काउंसिल हुई वो 500 CE से लेके 521 CE के बीच में हुई है। हर्षवर्धन के रूल कब से 600 से 647 CE कॉमन एरा में। यांगसेंग जो आया इंडिया वो 630 से लेके 643 कॉमन एरा में आया। रूरल ऑफ पुलकेशिन सेकंड जो है उसका रूल कब हुआ, 609 से 642 CE कॉमन एरा याद रखिएगा कि उसके बाद आपका संगम टैक्स 300 CE तक रहा। उसके बाद ये सारा कनिष्क के रेंज से लेके पुलकेशिन तक ये कॉमन एरा की बात है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।